नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है, सीरीज का नाम है महाकुंभ 2025। एक महाकुंभ प्रयागराज में है, एक महाकुंभ यहाँ हो रहा है। यहाँ वाला जो महाकुंभ है वो आपकी मुख्यतः मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है बस होने ही वाली है, उसके एमसीक्यू से संबंधित है। ये वाली जो क्लास है दोस्तों, ये 5th क्लास है यूनिट 10 की, यानी इससे पहले यूनिट 10 की जो 4 क्लासें हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। कंटिन्यू क्लासें आप लोगों के पास में यूनिट वाइज आ रही हैं, और पहले तो जो हमारी क्लासें आई वो यूनिट में भी सिलेबस के अनुसार आई। अब जो क्लासें आ रही हैं वो प्रत्येक यूनिट के जो मिक्सअप क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित है। तो ये भी मिक्सअप क्वेश्चन वाली ही है दोस्तों। जिन लोगों ने पुरानी क्लासों को नहीं देखा है वो उन क्लासों को जरूर देख लें, क्योंकि उन क्लासों में सिलेबस के अनुसार आप लोगों को पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम चालू करते हैं। फिर से एक बार बता दूं, 5000 प्रश्नों की ये सीरीज है, जिसमें से प्रत्येक यूनिट में 500 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है ना। चलिए हम इस क्लास को देखते हैं। पहला इसका जो प्रश्न है उसकी ओर नजर रखते हैं कि क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों के लिए जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री संबंधी चर्चा की गई है। फिर से एक बार मैं दोहरा दूं, संविधान के किस अनुच्छेद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों के लिए जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री संबंधी चर्चा की गई है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163 या अनुच्छेद 164? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? अनुच्छेद 164 इसका जो है वो आंसर है, और उसमें भी अनुच्छेद 164 के 1 में। ठीक है ना। अनुच्छेद 164 के 1 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों के लिए एक जनजाति के कल्याण हेतु पृथक मंत्री से संबंधित चर्चा की गई है। ठीक है ना। चलिए अब हमारा जो प्रश्न है वो कौन सा है? भील जनजाति में प्रचलित सांता प्रथा क्या है? याद रखना, यहाँ पे 3 प्रथाएं बताऊंगा आपको। 3 प्रथा से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल ये है कि आने ही की पूरी क्या है, संभावना है। और मान लो संभावना नहीं भी है तो ये तीनों आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए बताना भी जरूरी है। भील जनजाति में प्रचलित सांता प्रथा: शिशु के जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाना, बालक के दाहिने हाथ की भुजा पर तीर दागना, यानी तीर को गर्म करके दाग देना, मृत्यु होने पर सामूहिक भोज, या मृत्यु होने पर स्मृति में पत्थर गाड़ना। ठीक है। अब देखिए, भील जनजाति में प्रचलित जो सांता प्रथा है इसका जो आंसर है वो तो पहला है, शिशु के जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाना। ठीक है। अब बालक के दाहिने हाथ की भुजा पर ये जो तीर दागा जाता है इसको कहते हैं डामना या डाम देना, मतलब डाम देना। यह है डाम देना। ठीक है। अब ऐसा ही एक शब्द आएगा, वो आएगा दापा प्रथा, वो भी इन्हीं से संबंधित है। वो दापा प्रथा क्या है? ये दहेज से लेना देना है, इसका दहेज है ना। लड़की वाले दहेज लेंगे किनसे? लड़कों से। ये थी दापा प्रथा। इसी के लिए चला साथीदार अभियान। तो क्या है कि हमें थोड़ा डाउट हो जाता है, दापा प्रथा, डाम देना, और इन्हीं से थोड़ा थोड़ा देखने में लग रहा है सांता प्रथा। तो सांता प्रथा 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाना है, बालक के दाहिने हाथ में भुजा में जो तीर दागेंगे वो डाम देना है। दापा प्रथा का मतलब दहेज से है, जिसके लिए साथीदार अभियान चलाया गया था। क्लियर। अब देखिए, मृत्यु होने पर जो सामूहिक भोज होता है, किसमें भीलों की बात चल रही है, तो उसको क्या कहेंगे? नुक्ता या टिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नुक्ता या टिया। ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता है? मृत्यु होने पर जो सामूहिक भोज होता है, जैसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो हिंदुओं में उसको तेरवी बोलते हैं, उसी तरीके से मृत्यु होने पर जो सामूहिक भोज होता है उसको नुक्ता या टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नुक्ता या टिया, भीलों में। तो कितनी सारी चीजें याद हुई हमें? नुक्ता, टिया, डाम, दापा, दहेज और सांता प्रथा। ठीक है ना। साथीदार अभियान। आगे चलते हैं। डोहा उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? गोंड, भील, बैगा, कोरकू। डोहा उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? डोहा। तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? ये बैगाओं के द्वारा मनाया जाता है ना। बैगाओं के द्वारा ये जो डोहा है ये मनाया जाता है। गोंडों के द्वारा मुख्यतः क्या कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? जैसे लारू काज है, लारू काज।
लारू काज। ठीक है ना। भीलों के द्वारा कौन कौन से मनाए जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, डोहा। एक ऐसा शब्द था इस वजह से, नहीं तो इसका जो आंसर है वो है भील जनजाति द्वारा। कौन के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा। फिर से बता दूं, दोहा उत्सव किस जनजाति के द्वारा, तो भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मैं दोहा शब्द से थोड़ा वो लग रहा था, पर इसका जो आंसर है वो क्या है, भील है। अब हम भील जनजाति में देख लेते हैं और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। एक तो आप जब देखेंगे तो जनजातियों में इतने सारे उत्सव हैं, इतने सारे उत्सव हैं कि कभी कोई ना कोई ऐसा उत्सव या पर्व या उनका कोई नृत्य है कि यहाँ वहां हो ही जाता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम भील जनजाति के देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहला है जो उनके पर्व हैं, है ना, भगोरिया सबसे प्रमुख पर्व है, याद रखिएगा, भगोरिया। गोल गधेड़ो, एक है इनमें उजाड़िया। भगोरिया हो गया, गोल गधेड़ो हो गया, उजाड़िया हो गया, एक हो गया इंदल और एक हो गया डोहा। यही जो डोहा है यही यहाँ पे पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब जैसे बेगांव है तो बेगांव में ही बहुत सारे मनाए जाते हैं, है ना। जैसे कोरकू है तो इनमें ही बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, अभी अपन आगे देखेंगे इनमें भी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बेगांव में अगर पर्व की हम बात करें तो एक सबसे प्रमुख पर्व बार बार इससे पूछा जाता है, रस नवा पर्व। रस नवा पर्व ये क्या है, ये मुख्यतः मधुमक्खियों की पूजा करते हैं, है ना। शहद से ज्यादा इनका लगाव है, शहद के बिना काम नहीं चल पाता। तो रस नवा पर्व जो है बेगांव के द्वारा मनाया जाता है। चलिए कोरकू के भी देख लीजिए। इनमें जो मनाए जाते हैं जैसे जिरौती पर्व है, जिरौती। एक है इनमें डोडवल्ली, डोडवल्ली। कौन कौन से हो गए, जिरौती हो गए, डोडवल्ली हो गए, तो ये किस में होते हैं, कोरकुओं में होते हैं। क्लियर है। बेगांव में रसनवा हो गया, गोंडों का लारू काज बार बार पूछा जाता है, इसी में सुअर की बलि दे दी जाती है। भील में भगोरिया है, गोल गधेड़ू है, उजाड़िया है, इंदल है, डोहा है। ठीक है आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भीलों की आधे से अधिक आबादी किस कार्य में संलग्न है, कृषि में संलग्न है, धनुर्विद्या है, काश्तकार हैं या लोहार हैं। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भीलों की आधे से अधिक आबादी किस कार्य में संलग्न है, कृषि, ये कृषि है, कृषि, धनुर्विद्या, काश्तकार या लोहार। तो दोस्तों याद रखिएगा ये काश्तकारी में इस समय पर आधे से अधिक जो जनसंख्या है वो कार्य कर रही है, लगभग में 53.4%। कितनी, 53.4% जो उनकी जनसंख्या है वो काम कर रही है। 100 में से 53 लोग जो हैं काश्तकारी से ही काम चला रहे हैं। मुंडारी किस जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली बोली है, कंजर, कोल, भारिया या सहरिया। चलिए भैया देख लेते हैं, मुंडारी किस जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली बोली है। याद रखिएगा मुंडारी किसके द्वारा बोली जाती है, सहरिया जनजाति के द्वारा बोली जाती है। मध्य प्रदेश का उत्तरी वाला जो क्षेत्र है, चंबल वाला जो क्षेत्र है, वहां पर यह जनजाति मुख्य तौर पर पाई जाती है। विशेष स्थान की यदि हम बात करें तो जो गुना वाला क्षेत्र है वहां पर यह पाई जाती है और धीरे धीरे आसपास में सभी जगह पर फैली हुई है। इस सहरिया जनजाति की ही जो बोली है वो क्या है, मुंडारी। ठीक है ना। जबकि भारिया जनजाति के लोग क्या बोलते हैं, इनकी जो बोली है उसको बोला जाता है भरनौटी, भरनौटी। ठीक है। भारिया जनजाति के द्वारा जो बोली बोली जाती है उसको भरनौटी बोलते हैं। तो फिर कोल क्या बोलते हैं, कोलों की भाषा का कोई विशेष नाम नहीं है, कोलों को हम आधुनिक जनजाति के रूप में भी मानते हैं। जो काम नॉर्मल तरीके से मध्य प्रदेश में या कोल जहां जहां रह रहे हैं वहां पर जो काम सभी लोग करते हैं, चाहे उनके विवाह से संबंधित हो, विवाह में कोई काम हो रहा हो, या फिर जब कभी कोई उनके घर में समाप्त हो गया हो, तो इस प्रकार के जैसे भी जो एक कार्यक्रम होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम देख लिया जाए, शुभ अशुभ अवसर पर होने वाले कार्यक्रम देख लिया जाए, समान तरीके से हो रहे हैं। यानी कोलों में भी उसी तरीके से अब चीजें होने लगी, इसीलिए इसको आधुनिक जनजाति भी कहा जाता है। कहीं प्रश्न आ जाए कि इनमें से आधुनिक जनजाति कौन है, तो फिर कोल जनजाति जो है वो क्या है, आधुनिक जनजाति है। ठीक है। अब इनकी जो भाषा है वो क्या है, बघेली। याद रखना, क्यों, क्योंकि बघेलखंड में तो मुख्यतः है ही, जो रीवा वाला क्षेत्र है, रीवा वाले क्षेत्र में तो है रीवा हो गया, सतना हो गया, सीधी हो गया, शहडोल हो गया, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कोलों का है। तो चूंकि वहां भाषा भी बघेली बोली जाती है, मिक्सअप है, सभी लोग साथ में रह रहे हैं, इस वजह से इनकी जो भाषा हो जाती है वो क्या हो जाती है, बघेली हो जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गोंडों की सर्वाधिक जनजाति निवास करती है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गोंडों की सर्वाधिक जनजाति निवास करेगी? मंडला, छिंदवाड़ा, शहडोल, जबलपुर। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में सर्वाधिक गोंड जो है वो रहते हैं। कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। मंडला में भी है, ऐसा नहीं है, शहडोल में भी है, जबलपुर में भी है, लेकिन सर्वाधिक पूछ रहे हैं तब आप क्या लगाएंगे? छिंदवाड़ा को लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सूची का मिलान करिए। बिल्कुल करेंगे। कोल, कोरबा, उराव, बैगा। एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ उनकी जो पंचायत है उनका नाम है। ठीक है ना? एक तरफ क्या है? जनजाति है, कोल, कोरबा, उराव, बैगा, और एक तरफ उनकी जो पंचायत है उस पंचायत का नाम है। तो किन की पंचायत को क्या क्या कहा जाता है? चलिए भैया देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कोल। कोल जनजाति की जो पंचायत है उसको क्या कहा जाता है? गोहिया। चलिए भैया, ठीक है, कोल जनजाति की जो पंचायत है उसको क्या कहा जाता है? गोहिया। उराव जनजाति की जो पंचायत है उसको कहा जाता है परहा। क्या कहा जाता है? परहा। ठीक है। बैगा जनजाति की जो पंचायत है उसको कहा जाता है मांदी। क्या कहा जाता है? मांदी। और कोरबा जनजाति की जो है उसको क्या कहा जाता है? मैयारी। क्या? मैयारी। फिर से समझें, कोल जनजाति की जो पंचायत है उसको क्या कहेंगे? गोहिया। अभी आएगा ये वाला प्रश्न। ठीक है। कोरबा जनजाति जो है उसको क्या कहा जाता है? मैयारी, है ना? ये कोरकू है, याद रखना, कोरकू। कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति वाली कौन है? मैयारी है। उराव जनजाति वाले कौन है? परहा है। कोरकू है, याद रखिएगा, दूसरा वाला जो है वो कोरकू है। वही मैं सोच रहा था कि कोरबा आ गया, कोरबा के बाद में मैयारी जो शब्द सुनी रखा है, तो ये मिस प्रिंट है। कोरकू जनजाति का क्या हो गया? मैयारी हो गया। उराव जनजाति का क्या हो गया? परहा हो गया। और बैगा जनजाति का क्या हो जाता है? मांदी। बैगा जनजाति का क्या हो जाता है? मांदी। ठीक है ना? चलिए आगे का प्रश्न है, किस जनजाति का मूल स्थान भंवरगढ़ या सांवलीगढ़ है? किस जनजाति का मूल स्थान भंवरगढ़ या सांवलीगढ़ है? तो कौन सा है? कोल, कोरकू, भील या भारिया? किस जनजाति का मूल स्थान भंवरगढ़ या सांवलीगढ़ है? तो कोल का है, कोरकू का है, भील का है, भारिया का है। तो ये कोरकुओं का है। ठीक है ना? भंवरगढ़ और सांवलीगढ़ ये किनका है? कोरकुओं का है ये मूल स्थान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हर, होर किस जनजाति के उपनाम हैं? मतलब हर और होर भी उन जनजातियों को कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी हैं? कोल है, गोंड है, कोरकू है या सहरिया है? तो हर, होर किस जनजाति के उपनाम हैं? तो ये मुख्यतः किसके उपनाम हैं? ये कोल जनजाति के उपनाम है। किसके? कोल। इसके पहले वाले प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। किस जनजाति का मूल स्थान भंवरगढ़ और सांवलीगढ़ है? कोल, कोरकू, भील या भारिया? तो कोरकू है। ठीक है, चलिए। हर और होर किस जनजाति के उपनाम हैं? कोल के। ओखे, पटेलिया, बलिया आदि किस की उपजातियां हैं? ओखे, पटेलिया, बलिया आदि किसकी उपजाति हैं? भील की हैं, भिलाला की हैं, सहरिया की हैं, पनिका की हैं? देखिए, भील जनजाति की ही एक उपजाति भिलाला है, पर भिलाला लोग जो हैं वो अपने आप को भील जनजाति से अलग मानते हैं। वो कहते हैं कि हम भैया महाराणा प्रताप के वंशज हैं, महाराणा प्रताप से आए हुए हैं। ठीक है भैया। तो अब भिलाला में भी फिर उपजातियां हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, जातियों की उपजातियां हैं, तो फिर उन्होंने भी अपनी जाति बनाई, तो उनमें भी फिर उपजातियां हो गई। इसी प्रकार से तो भील की तो भिलाला हो गई, है ना, पटेलिया हो गई। इसी प्रकार से ये जो भिलाला जनजाति है इनकी जो उपजातियां हैं वो है ओखे, पटेलिया और बलिया। ये किसकी हो जाती हैं? ये हो जाती हैं भिलाला जनजाति की। क्लियर? और खुद भिलाला क्या है? भील की उपजाति हैं, पर भिलाला भी ऐसा मानते नहीं है। वो अपने आप को क्या मानते हैं कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं। क्लियर? चलिए, ढोकरा कला किस जनजाति के द्वारा की जाती है? भील, भिलाला, भरेवा या पनिका? ढोकरा कला, पहले तो है क्या ये कला? देखिए, ये जो ढोकरा कला है ये मुख्यतः सामान बनाने से संबंधित है। घर के सामान हो सकते हैं, बर्तन हो सकता है, इनसे संबंधित है। पर वो बनाया कैसे जाता है? तो उसको बोलते हैं अपन अलोह शिल्प। अलोह शिल्प कला, मतलब लोहा उसमें शामिल नहीं है, या अधातु शिल्प कला भी बोलते हैं इसको। अधातु शिल्प कला। ठीक है, अधातु शिल्प कला। होता क्या है इसमें? मोम,
मोम, मोम को लेंगे और गोंद को। मोम और गोंद, गोंद क्या होती, जो पेड़ों में निकलती है, गाद भी बोलते हैं इसको या गोंद भी बोलते हैं। तो मोम और गोंद, इन दोनों को आपस में मिलाकर एक मजबूत, पहले तो ये नॉर्मल रहेंगी, फिर जब सूख जाती हैं तो मजबूत हो जाती हैं। इन्हीं से जो चीजें बनाई जाती हैं, अलग अलग आकृतियां हैं, मूर्तियां हैं, बर्तन हैं, कुछ ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। इसी को ढेकरा कला या ढोकरा कला कहा जाता है। और ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो भरेवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, भरेवा। हमें क्या याद रखना है, अधातु कला शिल्प है। अधातु का मतलब इसमें धातु नहीं है, पर धातु की तरह ये बहुत ज्यादा मोटी हो जाएंगे, माफ करिएगा, मजबूत हो जाएंगे। किस किस को मिला देंगे, मोम मिल जाएगी और गोंद मिल जाएगी। गोंद का मतलब गाद, जो कहां पर मिलती है, पेड़ों पर मिलती है ना। जो बबूल का पेड़ होता है उसमें भी जो गाद है वो निकला करती है, अधिकतम पेड़ों से निकलती है, वही है। खाज्या नायक का जन्म कहां हुआ, पंचमोहली ग्राम, सांगली ग्राम, विरी ग्राम, सिरपुर ग्राम। तो इनका जो जन्म है वो कहां पर हो रहा है, खाज्या नायक का सांगली ग्राम में हो रहा है। कब से संबंधित है, तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति। इनके समय में कौन कौन सी लड़ाइयां हुई थी, अपन ने इसके पहले वाली क्लास में देखा था, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जैसे अंबापानी, पंचसाबल, पंचबावली और धाबा बावड़ी। धाबा बावड़ी बीच में आएगा, धाबा बावड़ी। ये 5 लड़ाइयां। अंबापानी का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध में अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से परास्त कर दिया था। किन्होंने, खाज्या नायक ने। ये थे किस क्षेत्र से, तो सेंधवा क्षेत्र से। याद रखिएगा, निमाड़ का जो सेंधवा क्षेत्र है वहां से ये ऑपरेट करते हैं अपने जितने भी ऑपरेशन हैं, जितने भी इनके कार्य हैं, वहां से। कहां से, सेंधवा क्षेत्र से। खाज्या नायक, इनको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तार करके इनको क्या दिया जाता है, काला पानी की सजा, है ना। गिरफ्तार इनको करने के बाद मैंने काला पानी की सजा देते हैं, काला पानी की सजा, काला पानी की सजा। ऐसा प्रश्न आता है कि इनमें से किसे काला पानी की सजा दी गई है, तो खाज्या नायक को दी गई है। 2 अप्रैल 1868 को, याद रखिएगा, 2 अप्रैल 1868 को इनकी गिरफ्तारी हो जाती है पचमढ़ी वाले क्षेत्र से। जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद मैंने काला पानी की सजा, सेंधवा क्षेत्र से संबंधित है। 1857 की क्रांति। और ये जो 4 युद्ध हैं, इन युद्धों को भी याद रखिएगा। इससे और ज्यादा इसको समझना है तो आप इससे पुरानी वाली क्लास को देखो, वहां पर अंबापानी युद्ध के बारे में अच्छी तरीके से बताया था, मतलब पूरे युद्धों के बारे में, और उनकी तारीखें भी देखी थी। शिवदीन पटेल और रामदीन पटेल का संबंध कहां से है या है। सविनय विज्ञान आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, चरण पादुका नरसंहार, 1857 की क्रांति। मध्य प्रदेश से संबंधित है दोस्तों, 1857 की क्रांति से ये संबंधित है। कौन, शिवदीन पटेल और रामदीन पटेल। याद रखना इनके नाम को, दोनों दीन दीन हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति से संबंधित है। सेसईपुर नामक रेडियो केंद्र किस जनजाति से संबंधित है, कोरकू, भील, सहरिया या बैगा। सेसईपुर नामक रेडियो केंद्र किस जनजाति से संबंधित है, कोरकू, भील, सहरिया या बैगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सहरिया। सहरिया जनजाति से ये संबंधित है। कभी कभार कुछ कुछ चीजें जैसे हमको याद नहीं हो रही हैं, कब याद करना है, जब हमारे एमसीक्यूज चल रहे हो। वैसे अगर आप लोगों ने याद कर रखा है, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। नहीं है याद, जब एमसीक्यूज देख रहे हो उस समय पर यदि हमें चीजों को जोड़ना है, तब फिर ऐसे जोड़ने का प्रयास किया करिए। सबसे सरल तरीका बता रहा हूं और ये पहला स्टेप है। जैसे सेसईपुर नामक रेडियो केंद्र किस जनजाति से संबंधित है, तो इसमें से पूरे के पूरे जो इनके क्या हो, जो शब्द हैं उन शब्दों पे फोकस करो। जैसे से सही, सा इसमें भी है, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सहरिया यहाँ पर भी है। तो सा से सहरिया, सा से सेसईपुर। अब आपको करना क्या है, खाली इतने में काम नहीं होगा कि आप सोचो कि यार इतने में मेरा काम हो जाएगा। सा से सेसईपुर, सा से सहरिया, इस चीज को कम से कम 3 से 4 बार जल्दी जल्दी लिख लें। कितनी बार, 3 से 4 बार जल्दी जल्दी। अब आपने लिख भी लिया है, दिमाग में भी है, 1-2 बार इसको पढ़ लें कहीं पे, तो सा और सा ये चीजें याद रहेंगी। इससे आप जोड़ सकते हो और वो चीज दिमाग में बहुत समय तक बनी रहेगी। पर ये कब के लिए है, जब आपका एकदम पेपर पास में और आप पीडीएफ को देख रहे हो, ठीक है ना, तब के लिए। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के द्वारा कुल कितने अभिकरण स्थापित किए गए हैं, 10, 11, 12, 15। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के द्वारा कुल कितने अभिकरण स्थापित किए गए हैं, 10, 11, 12 या 15। तो 11, ये तो आप लोगों को ध्यान ही रखना है। कितने अभिकरण हैं, 11। शब्द क्या लग गया, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए
विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए। इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में बादल भोई ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहां से भाग लिया था? किसने? बादल भोई ने। डुंगरिया, घोड़ा डोंगरी, सिवनी या मंडला? बात किसकी चल रही है? बादल भोई। एक बादल भोई एक संग्रहालय भी है कि नहीं है? बादल भोई संग्रहालय कहां पे है? छिंदवाड़ा में है कि नहीं है? छिंदवाड़ा, ये आता है दोस्तों। आपके संग्रहालय भी है ना, जनजातियों में आप देखेंगे तो एक जगह पे संग्रहालय भी है, उन्हीं में से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बादल भोई संग्रहालय कहां पे है? तो ये छिंदवाड़ा में है। पहली बात, इन्होंने जो भाग लिया है वो किस क्षेत्र से लिया है? डुंगरिया से लिया है, ठीक है ना। और डुंगरिया में ही इनका क्या हो रहा है? जन्म भी हो रहा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो बादल भोई हैं, इन्होंने डुंगरिया वाले क्षेत्र से क्या लिया है? भाग लिया है। और बादल भोई जो संग्रहालय है वो है कहां पे? छिंदवाड़ा में है, ठीक है ना। घोड़ा डोंगरी मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? सिवनी में जो टुरिया जंगल सत्याग्रह हो रहा है ना। और मंडला। चलिए आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं प्रश्न क्या है। अभी आएंगे ये सब प्रश्न, सुमेलित करना है। थोड़ा यहाँ पे आ जाऊं। मध्य प्रदेश, सुमेलित कीजिए। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त और विकास निगम, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद वर्ष, मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था वर्ष और आदिवासी लोक कला परिषद। एक बार आप देख लें, 1995, 1981, 1964 और 1980। चलिए अब इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप लोगों को देना है दोस्तों, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि इसको आपको बताने के लिए 4 बातें लिखनी पड़ेंगी। 4 नहीं तो कम से कम 2 बातें तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, तो उसमें समझ में आएगा कि ठीक है भैया आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। और यदि आप लोगों को नहीं बताना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली वाली जो क्लास होगी उस पर मैं इस पे चर्चा करूंगा। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ हुई 6 अक्टूबर 2023, 6 सितंबर 2022, 5 दिसंबर 2022, 15 नवंबर 2023। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना किससे संबंधित है? उद्यमी से संबंधित है, यानी कि युवा उद्यमी से। जो बेरोजगार हैं, जिन पे रोजगार नहीं है, उनको खास तौर पर उद्यम से संबंधित। आप उद्यम करिए, यानी उद्योग स्थापित कीजिए। उद्योग से मेरा मतलब है कि खुद का आपका कुछ ऐसा हो, खुद का सेटअप हो, खुद कुछ चीज को करिए। तो ये है, तो ये उससे संबंधित एक आर्थिक कल्याण योजना है। इसका जो प्रारंभ है वो कब किया गया था? 6 सितंबर 2022 से। कब? 6 सितंबर 2022 से। याद रखना, ये टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किससे संबंधित है? जो बेरोजगार हैं, जिन पे काम नहीं है, तो उनके लिए उद्यमों से संबंधित है, ठीक है। राम दंगल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राम दंगल बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या मालवा? राम दंगल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये कहाँ का है दोस्तों? राम दंगल मालवा का है। कहाँ का है? मालवा का। प्रश्न क्या है? राम दंगल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मालवा का ये क्या है? लोक नृत्य। चलिए आगे देखते हैं। जनजाति एवं उनके पर्व में से क्या सही नहीं है? हमें क्या ढूंढना है? सही नहीं है। भीलों में इंदल पर्व होता है। इससे पहले वाली क्लास में अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उससे पहले वाली में देखेंगे तो और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए, भीलों में कौन सा पर्व है? क्या सही है? इंदल पर्व होता है, बिल्कुल होता है। डोहा पर्व देखा था, इंदल देखा था, भगोरिया देखा था, है ना, गोल गधेड़ो देखा था, उजाड़िया देखा था, ये सब देखे थे कि नहीं देखे थे? चलिए, बैगांव में रसनवा पर्व अभी अपन ने चर्चा कर रखी है, होता है। कोल में डोडवल्ली पर्व होता है क्या? लेकिन डोडवल्ली तो पढ़ रखा था, पर कोल में नहीं पढ़ रखा था अपन ने। डोडवल्ली किसमें पढ़ रखा था? कोरकुओं में पढ़ रखा था। तो ये जो डोडवल्ली आप देख रहे हो, ये किस में होता है? कोरकुओं में। और गोंडों में छेरता पर्व होता है, बिल्कुल। छेरता दोनों में होगा, बैगांव में भी होगा, गोंडों में भी होगा, क्योंकि बैगा और गोंड अपने आप को एक दूसरे का क्या मानते हैं? भाई मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तब छेरता वहां भी है, छेरता यहां भी है। लेकिन ये जो कोलों में डोडवल्ली पर्व है, ये नहीं होता। कोलों में होता है कौन सा? कोल दहका एक तो नृत्य होता है, कोल दहका नृत्य होता है। एक तो ये बात हो गई। तो फिर ये डोडवल्ली किसका है? ये जो डोडवल्ली है दोस्तों, ये डोडवल्ली है मुख्यतः किसका? कोरकुओं का। तो डोडवल्ली हो गया कोरकुओं का, और कौन कौन सा हो गया? एक तो डोडवल्ली है, और
जिरौती है, तो जिरौती याद रखना, और डोडबल्ली। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। मरसिया गीत किसका शोक गीत है? हर बोले, कबूतरा, गोंड या कोल जनजाति? मरसिया गीत किसका शोक गीत है? हर बोले, कबूतरा, गोंड या कोल जनजाति? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है कबूतरा, है ना। कबूतरा जो जनजाति है उनका ये क्या है, उनका ये है जो वो शोक गीत है कबूतरा जनजाति का, है ना, मरसिया। चलिए आगे चलते हैं। भील जनजाति में कन्या पक्ष के माता पिता यदि आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, सक्षम नहीं है कौन? कन्या पक्ष के माता पिता, तो किस विवाह प्रथा का प्रचलन है? धारणा विवाह, नातरा विवाह, काकड़ खूटा या आई भरायण? चलिए फिर से समझिए। भील जनजाति में कन्या पक्ष के माता पिता यदि आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, पैसे नहीं है उनके पास में बच्ची का विवाह करने के लिए, फिर क्या हो सकता है? तो यह विवाह में फिर किस तरीके से विवाह होगा, कौन सी प्रथा है? धारणा विवाह, नातरा विवाह, काकड़ खूटा या आई भरायण? उसको कहा जाता है आई भरायण। याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो क्या है? आई भरायण। जब नहीं है माता पिता के पास में तब फिर उसके बाद में उसको क्या कहा जाएगा? आई भरायण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी नगरों में निवास करते हैं? बार बार पूछा गया है, मैं खुद भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये तीसरी से चौथी बार बता रहा हूँ कि नगरों में निवास करने वालों की टोटल जनजातियों में जो प्रतिशत है वो कितना है? 6.8 है क्या यहाँ? 8.6, 6.8, 7.8, 8.9, 8 तो लगभग सभी में दे दिया। कंफ्यूजन तो बनेगा ही, डाउट रहेगा ही। 8.6, 6.8, 7.8, 8.9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.8। 6.8 ही पूरी जनजातियों में, जितनी पूरी जनजातियां हैं उनसे संबंधित जनसंख्या है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। हस्तशिल्प गुदड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध जनजाति है। हस्तशिल्प गुदड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध जनजाति बैगा है, कोरकू है, सहरिया है या कालबेलिया है? क्या आंसर हो जाएगा? हस्तशिल्प गुदड़ी बनाने के लिए जो प्रसिद्ध जनजाति है वो कौन सी है? बैगा है, कोरकू है, सहरिया है या कालबेलिया है? तो क्या हो जाएगी? कालबेलिया। ठीक है ना, चलिए ठीक है भैया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को किस संविधान संशोधन के द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को किस संविधान संशोधन के द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 104वें संविधान संशोधन 2019, 105वें संविधान संशोधन 2019, देखो 104वें संविधान संशोधन 2020 या 104वें संविधान संशोधन 2018? डी को छोड़ के ए बी सी तीनों एक जैसे ही लग रहे हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए, जब भी इस तरीके के प्रश्न आए, आपने यदि अच्छी तैयारी कर रखी है तो मेरी इस बात को मान लेना कि आपको करना क्या है। आपके दिमाग में जो पहला आंसर है जो आ रहा है दिमाग में, और वो यदि ऑप्शन में है तो वही आंसर है, बस इससे आगे आपको जाना ही नहीं है। यदि आपने सोचा कि कहीं इसका ये तो नहीं, कहीं इसका ये तो नहीं, इस चक्कर में गलत कराओगे। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में गलत करके आते हैं, लौट के जैसे ही आते हैं तो फिर वो ये बोलने लगेंगे यार 4 से 5 तो ऐसे क्वेश्चन थे जो हम कर लेते लेकिन हम कर नहीं पाए, है ना। इस वाली बात को अच्छे समझ लें। जब आपका ने प्रश्न देख लिया, प्रश्न में आप देख रहे हैं और आपके दिमाग में उत्तर आ रहा है कि हाँ, अब वही जो आपके दिमाग में आया उस समय वो यदि ऑप्शन में है तो वही उसका आंसर है। ठीक, उससे आगे पीछे नहीं जाना आपको। यहाँ पर 104वें संविधान संशोधन 2019 इसका जो है वो आंसर है। हमारा दिमाग किसी भी चीज को नहीं भूलता, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने माइंड पे, है ना, और बहुत ज्यादा सर्च की है तो वो जानते हैं कि हमारे दिमाग में वो चीजें कहीं ना कहीं होती ही हैं, और हम जैसे ही उन्हें देखते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत एकदम से याद कर लेता है कि हाँ यार इसका आंसर ये होना चाहिए। पर चूंकि हमें भरोसा नहीं रहता ना अपने ऊपर कि यार इसका ये सही होगा कि नहीं होगा, वो भरोसा ना होने के कारण ही हम उसको गलत कराते हैं। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान यानी 1/3 स्थान इन समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे? संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान इन समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे? 244, 243, 243 डी, 244 सी। पहले ही बता चुका हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
243 डी है ना, 243 डी में जो है वो इसका क्या है, आंसर है। शुरुआत में ही मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि नहीं बताया था। चलिए आगे चलते हैं। जब इसकी तीसरी क्लास देखेंगे ना, इसकी जो तीसरी क्लास होगी, उसी तीसरी क्लास में अपन ने इसकी चर्चा की थी। वहां पूरे के पूरे अनुच्छेद आ गए थे, है ना, जो भी उनके संरक्षण से संबंधित जो भी प्रावधान सरकार के द्वारा किए गए हैं वो सभी के सभी अपन ने उसमें देखे थे। उसी में से ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। चलिए, भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? कौन सी प्रथा है? दापा, साउंग, सावंग्या, कन्यादान। भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? दापा है, साउंग है, सावंग्या है या कन्यादान है? तो इसको बोलते हैं दापा, ठीक है ना। इसी दापा जो प्रथा है, इसको समाप्त करने के लिए ही साथीदार अभियान चलाया गया था। साथीदार अभियान चलाया गया था, ठीक है ना। यही जो दापा प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए ही साथीदार जो अभियान है वो चलाया गया था। एक तो ये वाली बात हो गई। अब एक और प्रथा है जिसको हम बोलते हैं डाम देना। डाम देना पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी, यहां भी कर देता हूं। डाम देना ये क्या है? भील जनजाति में जब बच्चा होता है शुरुआत में, तो उसके दाई भुजा पर एक तीर का निशान, मतलब तीर को गर्म करके उसको ऐसे छिला दिया जाता है, तो वो होता है डाम देना। यह है दापा प्रथा, दोनों अलग अलग हैं, दापा, डाम देना। एक और प्रथा है जिसको बोलते हैं सांता प्रथा। क्या है सांता? ये क्या है? सांता प्रथा जो है वो उस समय जब प्रसूता है तो जन्म के 7 दिन के बाद हल्दी से संबंधित लेप लगाया जाता है, वही सांता प्रथा होता है। क्या होता है? सांता प्रथा। तो डाम देना हो गया, सांता हो गया, दापा प्रथा हो गया, साथीदार अभियान हो गया। 4 चीजें निकल के आई। चलिए आगे चलते हैं। भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा को समाप्त करने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया गया? जोड़ीदार अभियान, दहेज निषेध अभियान, साथीदार अभियान और उपरोक्त में से कोई नहीं। साथीदार अभियान कब से चालू था? 2017 से ये चालू था, या 2017 में ये चालू हुआ था साथीदार अभियान। साथीदार अभियान का मतलब क्या है? आप हम दोनों साथी हैं, मिलकर किसी काम को करेंगे। ऐसा क्या हो कि आप ही दहेज दो या हमसे ही दहेज ले लो। फिर तो यार ऐसा हुआ ना कि एक पक्ष पूरा कमजोर पड़ गया और दूसरा पक्ष के पास में सब चीजें आ गई। तो साथीदार का मतलब है कि सब लोग साथ में मिलकर आपस में, थोड़ा आपने खर्चा किया, थोड़ा हमने खर्चा किया, तो इसमें होगा क्या? किसी एक के ऊपर ज्यादा लोड नहीं होगा, है ना। तो यही था क्या? साथीदार अभियान। ऐसा नहीं हो कि एक पक्ष से दहेज ले लिया, तो लड़की ने लड़की वाले से ले लिया, अब लड़के के पास है वैसे ही कुछ नहीं था, ऊपर से धन और ले लिया बेचारे का, ऊपर से शादी और हो गई, तो बड़ी समस्या है कि नहीं है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए दोनों पक्ष इस बात में मलकी कि दहेज ना लेकर जो भी खर्चा हो रहा होगा साथ साथ में कर लेंगे, इसीलिए इसका नाम था साथीदार अभियान। अबुझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? खंडवा, इंदौर, रीवा, छिंदवाड़ा। अबुझ माड़िया जनजाति कहाँ पाई जा रही है भैया? छिंदवाड़ा में। कहाँ? छिंदवाड़ा में पाई जा रही है। रीवा में कौन पाए जा रहे हैं? कोल पाए जा रहे हैं। इंदौर में मुख्यतः कौन पाए जा रहे हैं? भील पाए जा रहे हैं। खंडवा में कौन पाए जा रहे हैं? दोनों, भील भी और कोरकू भी। भील भी हैं और कौन कौन है? कोरकू भी हैं, दोनों पाए जा रहे हैं खंडवा में, ठीक है। चलिए, ज्यादा मात्रा में कौन होंगे? तो खंडवा में ज्यादा मात्रा में भील होंगे, भील हैं, भिलाला हैं और कोरकू भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोरकू ज्यादा कहाँ होंगे? बैतूल में होंगे। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग अर्थात गोंडवांचल क्षेत्र में गोंड जनजाति के द्वारा धान की फसल, धान मतलब चावल की फसल काटने के अवसर पर, फसल काटने के समय की बात चल रही है, कौन सा नृत्य तोते की बात हो गई, तोते के लिए संबोधित गीतों पर किया जाता है? सुआ नृत्य, बिरहा नृत्य, सजनी नृत्य, सैला नृत्य। तो भैया कौन सा है? सुआ नृत्य। कौन सा? सुआ। सुआ का मतलब ही क्या होता है? सुआ का मतलब तोता ही होता है, तोता। तो यदि आपको सुआ का मतलब तोता मालूम है तो आप लगा ही दोगे, और यदि आपने पढ़ रखा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समस्या उनके लिए है जिनको सुआ का मतलब भी नहीं पता और पढ़ भी नहीं रखा है, तो फिर वो क्या लगा के आएंगे? तो वो देखेंगे मन में यहाँ पे कौन सा सही नृत्य है, तो उनको जो भी नृत्य यहाँ पे समझ में आएगा उसी को लगा देंगे और नंबर उनके क्या होंगे? कट जाएंगे। 2 नंबर यहाँ से उनके माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? चलिए, बिरहा नृत्य, सजनी नृत्य और सैला नृत्य ये नहीं है, ठीक है। सुआ नृत्य इसका क्या है? आंसर है। गोंडी भाषा को किस वर्ष मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया? 2016, 2018, 2019, 2021।
गोंडी भाषा को किस वर्ष मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है? 16, 18, 19 या 21? तो कब किया गया है दोस्तों गोंडी भाषा को शामिल? इनको किया गया है 2019 में। कब किया गया है? 2019 में गोंडी भाषा को। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बैगा पंचायत में कौन सा पंच नहीं होता? ये पंच है, कौन सा पंच नहीं होता? मुकद्दम, समरथ, कोटवार, गोहिया। बताइए। अभी अपन ने देखा था पंचों की बात चल रही थी कि नहीं? पंचायत की बात चल रही थी। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है बैगा पंचायत में? मुकद्दम, समरथ, कोटवार, गोहिया। यदि आपने इन्हीं क्लासों को पूरी तरीके से देखा है तो तुरंत इसको लगा देंगे। इसका जो आंसर है वो है गोहिया। गोहिया जो है वो किससे संबंधित है? कोलों से संबंधित है ना, कोल जनजाति से संबंधित है। माफ करिएगा, कोल नहीं है, भील जनजाति है। कौन है? भील। ठीक है, भील है, भील। गोहिया, उनकी पंचायत को क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। और इनमें पंच नहीं होता क्योंकि पंचायत को ही क्या कहा जा रहा है? गोहिया। और किनकी? जो भीलों की पंचायत है। तो यहां पर बैगाओं में मुकद्दम, समरथ, कोटवार होते हैं, गोहिया नहीं होता। बैगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात की अगवानी के स्वागत में महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? आप लोग देखते होंगे ना, जब शादी हो रही है तो बारात जैसे ही आ रही है तो दो चार जो घर की मुख्य लड़कियां होती हैं कि नहीं, वो पहले ही बिल्कुल डांस करते करते हुए आ रही हैं। तो वैसा ही जो डांस है या नृत्य है वो बैगा जनजाति में विवाह के अवसर पर किस नाम से जाना जाता है? परधौनी नृत्य, सैला नृत्य, कर्मा नृत्य या ददरिया नृत्य? तो वो कौन सा नृत्य है? परधौनी नृत्य। एक बार प्रश्न को फिर से समझ लें। बैगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात की अगवानी में, जब बारात की अगवानी हो रही है, के स्वागत में महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? तो परधौनी नृत्य, सैला नृत्य, कर्मा नृत्य या ददरिया नृत्य? तो परधौनी नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सहरिया जनजाति किस महापुरुष को अपना पितृपुरुष मानते हैं? सहरिया जनजाति किस महापुरुष को अपना पितृपुरुष मानते हैं? मेघनाथ, विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि या महर्षि पातंजलि? तो सहरिया जनजाति किस महापुरुष को अपना पितृपुरुष मानते हैं? महर्षि वाल्मीकि को मानते हैं, महर्षि वाल्मीकि को। मेघनाथ को अपना जो भगवान है वो कौन मानते हैं? मेघनाथ को, रावण को तो कोरकू लोग हैं। कौन? कोरकू लोग। ठीक है, पातंजलि का जनजातियों से ज्यादा कुछ संबंध है नहीं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? पूर्व के जिले, उत्तर पूर्व के जिले, दक्षिण के जिले, उत्तर पश्चिम के जिले? क्या आंसर हो जाएगा? आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? पूर्वी जिले हैं, उत्तर पूर्व के जिले हैं, दक्षिण के जिले हैं या उत्तर पश्चिम के जिले हैं? तो ये दक्षिण के जिलों में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? दक्षिण के जिलों में। कोरकू जनजाति से संबंधित ठाटया, ठाटया शब्द है, ठाठया का अर्थ है वाद्य यंत्र है, ग्वाल है, विवाह पद्धति है, इनमें से कोई नहीं। कोरकू जनजातियों से संबंधित ठाटिया जो शब्द का अर्थ है वो क्या है? तो दोस्तों ये ग्वाल है। ग्वाल का मतलब जो गायों को चराते हैं या गायों को पालते हैं उनसे संबंधित है ये ठाटिया शब्द। ठीक है, किससे संबंधित है? गायों से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। हर तालिका तीज के दिन हिंदुली कजली किस जनजाति में पाई जाती है? बैगा, कोल, भील या गोंड? हर तालिका तीज के दिन, किस दिन? हर तालिका तीज के दिन हिंदुली कजली, ये दोनों इस तरीके से आते हैं, ये बीच में हाइफन लगा होता है। हिंदुली कजली किस जनजाति में पाई जाती है? बैगा है, कोल है, भील है या गोंड है? तो दोस्तों ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगा, कोल, भील या गोंड? इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदू कजली। ये भीलों में पाए जाते हैं। किनमें? भीलों में पाए जाते हैं हिंदुली कजली। त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त आकृतियों का अंकन किस चित्रकला में पाया जाता है? इसको तो आप लोग तुरंत लगा देंगे। दिवासा, मांडना, ये मांडना है, दिवासा, मांडना, सवनाही, चित्रावण, चित्रावण। चलिए देख लेते हैं भैया क्या इसका आंसर होगा। पहले तो इसको मांडना को सही कर लेते हैं। ये हो गया मांडना, ये हो गया चित्रावण। अब देखते हैं दिवासा कब होता है। जो दिवासा होता है दोस्तों ये होता है मुख्यतः दीपावली के दिन। कब होता है? दीपावली के दिन। चलिए अब फिर से देखते हैं ना। ये जो दिवासा है ये कब हो रहा है? ये होगा श्राद्ध पक्ष के दिन, मतलब श्राद्ध पक्ष के जो दिन आते हैं उसी समय।
चित्र बनाए जाते हैं। मांडना होता है दीपावली के समय। कहाँ होता है? मालवा वाले क्षेत्र में दिवाली के समय अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। और यही इसका है, क्या है आंसर है। इस समय त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और क्या क्या बनाया जाएगा? शंख भी बनाया जाता है। शंख बनाया जाएगा और क्या बनाया जाएगा? गोला बनाया जाएगा, फूल बनाए जाएंगे। इस प्रकार से लगभग में 64 इस तरीके की कलाएं हैं जो बनाई जाती हैं। किसमें? मांडना में बनाई जाती हैं। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, शंख है, गोला है, फूल है, ये सब बनाए जाते हैं। कब? दीपावली के समय पे। और दिवासा में भी चित्र बनाए जाते हैं, लेकिन कब? ये श्राद्ध पक्ष में बनाए जाते हैं, कुंवारी लड़कियों के द्वारा। कुंवारी लड़कियों के द्वारा। सबनाही क्या है? सबनाही गोबर की एक लकीर होती है, ये बनाई जाती है घर में। जो भूत बाधाएं हैं, जादू टोने टोटके हैं, ये सब घर से बाहर ही रहें, घर के अंदर ना आ पाए, तो घर की रक्षा करने के लिए, बाधाओं से, भूत प्रेत वाली बाधाओं से घर की रक्षा करने के लिए, घर की रक्षा में। और ये चित्रावण क्या है? मुख्यतः शादी में, किसी पर्व में, घर में कोई उल्लास हो रहा हो या कोई खुशी का माहौल हो, उस समय पर ये चित्रावण मुख्यतः बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बुंदेला विद्रोह की शुरुआत भूलना नहीं है। 1840, 1842, 1841 या 45, तो ये 1842 में हुआ है। 1857 की क्रांति से पहले ही ये बुंदेला विद्रोह हुआ है। कहते हैं कि बुंदेला विद्रोह में ही पहले ही पृष्ठभूमि 1857 की क्रांति की तैयार हो चुकी थी। रस नवा पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बैगा, गोंड, कोल, भारिया। रस नवा पर्व, रस नवा, रस से कुछ याद आ रहा है? मधुमक्खी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मधुमक्खी। तो ये जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं किनमें? बैगाओं में। तो बैगा लोग मधुमक्खी को भगवान की तरह पूजते हैं और जो शहद है उसको लेते हैं। तो ये जो रस नवा पर्व है वो किनके द्वारा मनाया जाता है? ये बैगाओं के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है रस नवा पर्व। ठीक है ना, रस नवा पर्व। अब मैंने काफी बार चर्चा कर दी है बाकी सभी लोगों की कि किस में कौन सा पर्व मनाया जाता है। पुरानी क्लासें देख लीजिएगा, बार बार उन्हीं बातों को बोलो तो मजा नहीं आता है। तो मैंने काफी बार इन बातों को बोल दिया है, यानी कि पुरानी जो क्लासें देखेंगे तो उसमें पर्वों को, नृत्यों को, इन सबको मैं बता चुका हूं। राज्य में कुल कितनी जनजातियों को घुमंतु, अच्छा प्रश्न है ये, घुमंतु, विमुक्त एवं अर्ध घुमंतुओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 51, 53, 52, 54। राज्य में कुल कितनी जनजातियों को घुमंतु, विमुक्त एवं अर्ध घुमंतु के रूप में मान्यता प्राप्त है? 51, 53, 52 या 54। तो कितनों को प्राप्त है? 53 को प्राप्त है। कितनों को? 53 को प्राप्त है। बैगा जनजाति में पंचों की बैठक को क्या कहते हैं? बैगा जनजाति में जो पंचों की बैठक है उसको क्या कहेंगे? मंदी, मंद, हांडा या उजड़ा। नाम देखिए कैसे कैसे है। मंदी, मंद, हांडा या उजड़ा। क्या बोलते हैं? मंदी बोलते हैं। बैगाओं में क्या बोलते हैं? मंदी। कोलों में क्या बोलते हैं? भीलों में गोहिया। भीलों में क्या बोलते हैं? गोहिया, गोहिया। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। कौन सी जनजाति खुद को रावण का वंशज मानती है? भील, गोंड, कोरकू या सहरिया। कौन सी जनजाति खुद को रावण का वंशज मानती हैं? तो कोरकू जनजाति जो है वो अपने आप को क्या मानती हैं? रावण का वंशज। इनका क्षेत्र कौन सा है? भंवरगढ़, सांवलीगढ़। ठीक है ना। और ये जब रावण को मानती हैं तो रावण की भी पूजा करेंगी और जो मेघनाथ हैं उनकी भी पूजा करती हैं। क्लियर है? तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। पर्याप्त क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों के। अब इसके बाद जो हम मिलेंगे वो अगली क्लास में मिलेंगे, जो कि इसकी कौन सी क्लास होगी? 6वीं क्लास होगी। इसी प्रकार से सभी यूनिट के, जितनी भी यूनिट है, सभी के जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों के पास में आ रहे हैं। आपको यदि किसी विशेष यूनिट से संबंधित एमसीक्यूज को देखना है तो जाइए प्लेलिस्ट को चेक करिए, और प्लेलिस्ट में बन चुकी हैं सभी की 10 यूनिट की, उनमें जाकर आप चेक कर लीजिए। आपको वो क्लासें मिल जाएंगी, आपके एमसीक्यूज जो होंगे वो पूरे हो जाएंगे और जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी यदि जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो एक बार कमेंट करिएगा, कमेंटों को हम लोग देखते हैं और उसके बाद वाली जो भी अगली क्लास होगी उसमें उसका डिस्कस कर दिया जाता है कि भैया इसका क्या आंसर होगा। क्लियर? नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।